हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम पे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स अपना ख़त्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी पे जो ड्रग का इफ़ेक्ट होता है उन सारी चीज़ों को हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो हम इसको एक तो इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि इसका बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, दूसरा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से। तो हम सपोज़ करते हैं कि ये एक ड्रग है और ये रिसेप्टर है। तो क्या होगा, ड्रग जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और फिर ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ड्रग को अपने एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा और फिर एक्शन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड करने वाली एबिलिटी को हम एफिनिटी कहते हैं। और फिर ड्रग जो रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है उसके बाद जो एक्शन प्रोड्यूस होता है उस एबिलिटी को हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। तो एफिनिटी क्या हो गई? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड द रिसेप्टर। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो गई? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। तो सारे ड्रग में क्या होगा? एफिनिटी तो होगी, तभी वो एक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा। तो सारे ड्रग की एफिनिटी होगी तभी वो एक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा। तो सपोज़ करते हैं जैसे कि कोई ड्रग है, वो रिसेप्टर पर बाइंड करा और हमने उसका एक्शन ले लिया कि हार्ट रेट। तो अगर कोई ड्रग सेम रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद 5 हार्ट रेट को से इंक्रीज़ होता है और दूसरा ड्रग सेम रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद 10 बढ़ाता है हार्ट रेट, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे ड्रग की एफिनिटी तो होगी लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। एफिनिटी सेम होगी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी डिफरेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ड्रग हैव डिफरेंट इंट्रिंसिक एक्टिविटी बट सेम एफिनिटी। तो अब जब सारे ड्रग की एफिनिटी सेम है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी डिफरेंट है तो हम उसे ड्रग को क्लासीफाई करेंगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे ड्रग 4 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एगोनिस्ट, पार्शियली एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या हुआ कि हमने ऊपर देखा था कि मैक्सिमम हार्ट रेट कोई भी जो ड्रग है वो 10 ही इंक्रीज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकता है। तो एगोनिस्ट जो होता है वो मैक्सिमम 10 हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होगी वो एगोनिस्ट होगी। तो एगोनिस्ट की क्या होगी? मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी। पार्शियल एगोनिस्ट की क्या होगी कि ये बढ़े, इंक्रीज तो होगी लेकिन ये मैक्सिमम तक नहीं होगी, मतलब 5, 6, 7 कुछ होगी लेकिन 10 नहीं होगी। तो ये सब मैक्सिमम। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होगा कि ये अपोजिट काम करेगी, मतलब अगर इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज करेगी हार्ट रेट। मतलब वहाँ पे हमने एग्जांपल लिए कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना है तो, लेकिन इन्वर्स वाली क्या करेगी? उसका जस्ट अपोजिट काम करेगी, उसको डिक्रीज करेगी। तो ये अपोजिट इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। और एंटागोनिस्ट जो क्या करती है, इसका तो नो इफेक्ट रहता है, मतलब ये कोई काम ही नहीं करेगी। तो अब हम पूछेंगे जब ये कोई काम ही नहीं करेगी तो इसका फ़ायदा क्या है? तो ये कोई काम नहीं करेगी लेकिन इन तीनों की जो एक्टिविटी है इसको रोकेगी। तो ये हमारे उन्हीं रिश्तेदारों और उन्हीं फ्रेंड्स की तरह है जो ना खुद काम करते हैं और ना हमें काम करने देते हैं। अब अगर हमें इन चारों को रेट करना है +1 से -1 के बीच में, तो हम कैसे करेंगे? तो अगर मैक्सिमम तो +1 अगर इफेक्ट आ रहा है तो मैक्सिमम +1 है। पार्शियली एगोनिस्ट का क्या होगा? 0 से +1 के बीच में, क्योंकि इंक्रीज तो होगी ही लेकिन +1 नहीं हो पाएगा। अपोजिट में क्या होगा? -1। और नो इफेक्ट में क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम इस बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं इसका। तो +1 क्या होगी? एगोनिस्ट, क्योंकि इसका मैक्सिमम इफेक्ट था। फिर 0 से 1 के बीच में कौन सा था? पार्शियल एगोनिस्ट।
फिर क्या था, इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या था, -1। और फिर एंटागोनिस्ट क्या था, ये 0। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियली एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई एफिनिटी, हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, हाई। दूसरा है हाई एफिनिटी, लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तीसरा है लो एफिनिटी, हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, लो एफिनिटी। चौथा है लो एफिनिटी, लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो पहले तो ये लो वाले ही कट हो जाएंगे, लो वाले आंसर तो होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ड्रग रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा तो वो एक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब इन दोनों में देखते हैं, हाई एफिनिटी, हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो अगर ये हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी है तो ये तो एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं। फिर हाई एफिनिटी, लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो ये पार्शियल एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लो लिखा हुआ है, तो लो मतलब 0 से 1 जो हमने लिखा था वहाँ पे प्रॉपर्टी को रेट किया था उसके बीच में है। अगर यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव लिखा होता तो हम इसको इन्वर्स एगोनिस्ट बोलते हैं, या अगर नो लिखा होता तो एंटागोनिस्ट बोलते हैं हम इसको। लेकिन लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी लिखा है इसीलिए पार्शियली एगोनिस्ट हम कह रहे हैं इसको। तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो अब हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर क्या होता है, इट इज़ सम मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी विच रिसीव द ड्रग। मतलब जो मॉलिक्यूल बॉडी में प्रेजेंट है वो ड्रग को रिसीव कर सके, जो ड्रग को रिसीव करता है उसे हम रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये 4 तरीके के होते हैं, आइनोट्रोपिक, इंजाइमेटिक, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर। तो हम स्टार्टिंग आइनोट्रोपिक रिसेप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे आयन रहते हैं, तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे आयन्स रहते हैं और वो उनको मूव कराना है हमें। तो लेकिन आयन्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अब क्या होता है, बॉडी में हर एक आयन के लिए एक चैनल होता है जो कि आयन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे होगा, जब कोई रिसेप्टर ओपन होगा तो फिर उस पर क्या होगा कि आयन अपने कंसंट्रेशन के अनुसार बाहर और अंदर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने कोई दवाई दी तो ये ड्रग जो है ये यहाँ आकर के इस रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है और ये एक गेट की तरह है। तो ये ओपन हो गया और आयन यहाँ से अंदर आ गए, ठीक है। आयन अब यहाँ से अंदर आ गए तो ये उस जगह पे हमें चाहिए जहाँ पे हमें काफ़ी फास्ट एक्शन चाहिए, काफ़ी एकदम जल्दी एक्शन चाहिए। जैसे कि गेट ड्रग आके रिसेप्टर से जुड़े, गेट ओपन हो जाए और जल्दी से आयन अंदर आ जाए। तो जहाँ फास्टेस्ट एक्शन चाहिए हमें वहाँ चाहिए, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह में। तो अब कहाँ कहाँ हो सकता है ये, जहाँ हमें फास्टेस्ट एक्शन चाहिए, जहाँ कोई टाइम लैग नहीं हो, नो टाइम लैग, ये CNS में हो सकता है। जैसे गाबा में, गाबा इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी रिसेप्टर है गाबा A। और गाबा B जो है वो जो जी कपल प्रोटीन है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। फिर ग्लूटामेट, ग्लूटामेट जो है वो स्टिमुलेटरी है। तो ग्लूटामेट के 2 NMDA और AMPA, ये दोनों जो रिसेप्टर है ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स में आते हैं। फिर नर्व्स में कुछ होते हैं, जैसे नर्व टू नर्व कनेक्शन वाले, एंड देन नर्व टू मसल्स वाले, जो नर्व और मसल्स के बीच में कनेक्शन होता है, नर्व टू नर्व में जो कनेक्शन होता है, और एक सेरोटोनिन रिसेप्टर वाले 5-HT3। सेरोटोनिन रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो 5-HT3 वाले तो यहाँ होते हैं, लेकिन बाकी जो 4 होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। अब दूसरा हम पढ़ते हैं इंजाइमेटिक रिसेप्टर। जो इंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं वो, जैसे हम सपोज करते हैं ये सेल है और ये इंजाइमेटिक रिसेप्टर, जैसे टायरोसिन
काइनेज। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ड्रग जो है वो आया और यहाँ बाइंड किया। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इंट्रासेलुलर और ये एक्स्ट्रा सेलुलर और ये इंट्रासेलुलर, क्योंकि ये सेल के अंदर है। तो ड्रग जो है वो यहाँ आया और ये इससे बाइंड किया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाले जोन से, और फिर यहाँ जो अंदर है ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया और ये इसने एक्शन प्रोड्यूस कर दिया। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये साइटोकाइनिन में होते हैं। जैसे ऑल इंटरल्यूकेंस, ये इंजाइमेटिक रिसेप्टर हो गए। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये भी इंजाइमेटिक रिसेप्टर हो गए। इंटरफेरॉन्स, ये भी इंजाइमेटिक रिसेप्टर हो गए। और हम एक याद कर सकते हैं कहाँ कहाँ और होते हैं, PIG, प्रोलैक्टिन जब सिक्रीट होता है। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, तो हम इसे पिग से याद कर सकते हैं। अब थर्ड कौन सा रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसको हम हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं, 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन, और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोल सकते हो, और सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कह सकते हो। तो हेप्टा हेलिकल क्यों कह रहे हैं हम इसे, ये सेल की मेम्ब्रेन के ऐसे प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसको मतलब ऐसे हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसे हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर कह देते हैं। और ये सांप की तरह लग रहा है, तो इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कह देते हैं। तो अब ये कैसे वर्क करता है हम ये देखेंगे। तो अब क्या होता है, ये जो ड्रग है ये आता है, ये रिसेप्टर से बाइंड करता है, और रिसेप्टर जो होता है ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। अब ये इसको एक्टिवेट हो गया तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट इनएक्टिव हो जाएगा और एक पार्ट जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो अब ये एक्टिव वाला जो पार्ट है ये इन तीनों में से एक काम करेगा। क्या करेगा, या तो साइक्लिक AMP को इंक्रीज कर देगा, ये या तो कैल्शियम आयन को चेंज कर देगा, या तो आयंस चैनल को ओपन कर देगा। तो अब हम सपोज करते हैं कि एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन जो है ये आता है और यहाँ बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। अब बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो ये जाके जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है, एक इनएक्टिव हो जाता है, एक एक्टिव हो जाता है। अब ये क्या करता है, एड्रेनलिन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा साइक्लिक जीएमपी को। साइक्लिक जीएमपी का क्या होता है, ये जाके एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को। अब प्रोटीन काइनेज का क्या क्या काम है, कहीं ये इसका स्टिमुलेटरी काम है और कहीं इनहिबिटरी काम है। जैसे हार्ट में ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है और ट्रैकीकार्डिया कर देता है, लेकिन ये बाकी बॉडी में जो होगा वो इनहिबिटरी काम करेगा। जैसे कि ब्रोंकस में क्या करता है, ये इनहिबिटरी काम करता है और ब्रोंको डायलेशन कर देता है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, फिर अगर ये एड्रेनलिन क्या करेगा, या अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब अल्फा रिसेप्टर से बाइंड किया तो ये क्या करेगा, फिर से जी प्रोटीन के पास जाएगा। जी प्रोटीन क्या करेगा, दो पार्ट में टूट गया, एक इनएक्टिवेटेड हो गया, एक एक्टिवेटेड हो गया। और ये फिर क्या करेगा, कैल्शियम आयन को चेंज करेगा, मतलब कैल्शियम आयन को इंक्रीज करेगा और क्या कॉज कर देगा, ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। अब फिर हमने सपोज किया कि एसिटाइल कोलिन लिया। एसिटाइल कोलिन जो होगा वो M2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा हार्ट में, और ये क्या करेंगे, ये जाएंगे और फिर से ये जी प्रोटीन पे एक को एक्टिवेट करेगा। ये एक तो इनएक्टिव में आ जाएगा और ये एक एक्टिव हो जाएगा, एक पार्ट इसका। और ये क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे। अब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगेगा, पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। इससे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, जिससे कि हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जी प्रोटीन काम कैसे करता है। तो ये जी प्रोटीन है, इसमें इसके तीन पार्ट है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। जब ये रेस्टिंग फेज में होता है तो यहाँ पे GDP बाइंड होता है। फिर आफ्टर फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ये GTP में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये GTP में कन्वर्ट हो जाता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो बीटा और गामा और एक ये अल्फ़ा।
एक तो बीटा और गामा में, फिर एक अल्फ़ा में। इसके बाद क्या होता है, तो अब कोई भी ड्रग तो हमेशा काम करेगी नहीं, कभी ना कभी उसके एक्शन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इसके अल्फ़ा रिसेप्टर के अंदर ही एक जीटीपेज प्रेजेंट होता है जो जीटीपी को ब्रेक करता है। तो ये जीटीपेज जो क्या करता है, ये जाकर के जीटीपी को ब्रेक करता है और ये जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये जीटीपी पे जो कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जी प्रोटीन को क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबल कर देता है, क्योंकि अब जीडीपी अटैच हो गया अल्फ़ा से। तो जब अल्फ़ा से जीडीपी अटैच होगा तो ये स्टेबल रहेगा, लेकिन जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब क्या होता है, अल्फ़ा प्रोटीन के हिसाब से जो जी प्रोटीन है वो 3 तरीके का होता है, जीएस, जीआई, जीक्यू। तो जीएस जो वो अल्फ़ा एस पे रिसेप्टर पे होता है, जीआई अल्फ़ा आई और जीक्यू अल्फ़ा क्यू। तो ये जीएस क्या करता है, एडेनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है साइक्लिक एएमपी को। फिर अल्फ़ा आई क्या करता है, एडेनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है, जो कि डिक्रीज कर देता है साइक्लिक एएमपी को। अब ये अल्फ़ा क्यू क्या करता है, अल्फ़ा क्यू क्या करता है, मेम्ब्रेन के पास पीआईपी रिसेप्टर होता है एक। तो अल्फ़ा क्यू कैसे काम करता है कि मेम्ब्रेन में जो होता है PIP2 एक PIP2 प्रेजेंट होता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब ये अल्फ़ा क्यू क्या करता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ देता है। एक तो IP3 मतलब इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट प्लस DAG डैग क्या हो गया, डाईएसिटाइल ग्लिसरॉल। तो अब ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देता है कैल्शियम को, और कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है, तो उसकी वजह से एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या होता है, अल्फ़ा एस क्या किया, इंक्रीज कर दिया साइक्लिक एएमपी को, अल्फ़ा आई क्या किया, डिक्रीज कर दिया साइक्लिक एएमपी को। अब ये इंक्रीज कैल्शियम कैसे हुआ, IP3 से, डैग से, और ये इंक्रीज कैल्शियम ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी मैसेंजर हो गए। इनकी वजह से अब ये इंक्रीज कैल्शियम जाएगा और एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी मैसेंजर हो गए। तो अब एक क्वेश्चन होता है कि जो ड्रग है वो किससे बाइंड होता है, जी प्रोटीन से या रिसेप्टर से। तो ड्रग जो होता है वो बाइंड होता है जी प्रोटीन से, और वो जाकर के ड्रग जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है और जाता है जी प्रोटीन के पास, और जी प्रोटीन को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है, एक इनएक्टिव पार्ट होता है और एक एक्टिव पार्ट होता है। फिर वहाँ से जाके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो अब हम बोलेंगे कि कहाँ कहाँ होते हैं ये, तो ऑलमोस्ट सारी जगह सारी दवाई में पर यही काम करता है, मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही काम करते हैं सारी दवाइयों में। तो अब क्या होता है, अब एक चीज़ और है, जैसे अल्फ़ा एस है, अल्फ़ा एस में क्या हो गया, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, मतलब गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया कि इसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ होने लगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक एएमपी इंक्रीज़ होगा। अब लास्ट है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को हम न्यूक्लियस रिसेप्टर सब फैमिली और सुपर फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है ये या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा या तो न्यूक्लियस में, लेकिन बाकी सारा जो हमने रिसेप्टर देखा वो सेल के बाहर ही प्रेजेंट था, सेल के अंदर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में, इसीलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियर रिसेप्टर सब फैमिली या सुपर फैमिली। तो अब क्या होता है, ये ड्रग है, ड्रग जो है ये वही ड्रग हो पाएंगे जो कि लिपिड सॉल्युबल है, तभी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं वो सारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं।
लिपिड सॉल्युबल ड्रग पे वर्क करते हैं। तो ये जो ड्रग है ये अंदर आया और ये या तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा तो उससे एक्शन प्रोड्यूस करेगा, या फिर नहीं तो ये जो है ये क्या करेगा, ये अंदर आया और फिर ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और यहाँ पे जाके बाइंड करेगा और इससे क्या करेगा, ये प्रोटीन, इससे क्या होगा, ये डीएनए में जाके चेंज करेगा, प्रोटीन में जाके चेंज करेगा, तो उससे वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होगा वो कहाँ का प्रेजेंट होता है हम ये देखते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में, एक न्यूक्लियर में। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा होगा, इसको हम CD से याद करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। D से हम याद करेंगे विटामिन D। और फिर न्यूक्लियर में जो प्रेजेंट होगा उसको हम कैसे याद करेंगे, SAT सेट। S से सेक्स हार्मोन, A से विटामिन A और T से थायराइड में T3 और T4 रिसेप्टर। अब सेक्स हार्मोन में हम कैसे याद करेंगे, 3 होते हैं सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन। एस्ट्रोजन जो होगा मेनली न्यूक्लियर में प्रेजेंट होगा और प्रोजेस्टेरॉन में मेनली बोथ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।